बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, नए DGISI की तैनाती और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की रिहाई से मुतल्लिक़ दो अहम ख़बरों की तफ़सीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगले 12 घंटे क्यों अहम करार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ख़ातून एंकर से मुतल्लिक़ एक ख़बर है। ख़ातून एंकर पकड़ी गईं, कहाँ पे पकड़ी गईं, ख़ातून एंकर कौन हैं और ये सारा मामला क्या है, इसकी डिटेल और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता व्लॉग में परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़ हमने डिस्कस किया कि परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया और पुलिस को कहा कि आप परवेज़ इलाही साहब को उनके घर तक पहुंचा के आएंगे। और पुलिस को और तमाम जो एजेंसीज़ हैं उन्हें साबिक़ वज़ीर पंजाब की गिरफ़्तारी से भी रोक दिया गया। हमने कहा था कि जब हम वो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे कि अभी तक ना नैब ने गिरफ़्तार किया है ना पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। अच्छा, हमारा वो वीडियो लॉग जो है वो पब्लिक होने के प्रोसेस में था। इसी दौरान जो है वो परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस के तावन के साथ जाके वहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया, अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो MPO 3 के तहत परवेज़ इलाही साहब को ये 15 दिन के लिए यहाँ से जो है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने ऑर्डर जारी किए और वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। डेफ़िनेटली अफसोसनाक वाक़या है कि अदालत ने रिहा किया, रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया। और इसके बाद मोनिस इलाही साहब का एक स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया गया। अब ये जो परवेज़ इलाही साहब की दूसरी गिरफ़्तारी के ऊपर अफसोस का इज़हार कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि ये तो चले अफसोसनाक है, एक केस से निकले परवेज़ इलाही साहब, दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। क्या ये अमल अफसोसनाक नहीं कि अदलिया से जुड़ा एक शख्स जो है जिसका काम इंसाफ की फ़रहमी से है, जिसका काम इंसाफ की फ़रहमी करना है, जैसा कि इमरान शफ़क़त साहब ने भी हमारे कुछ दोस्त बता रहे हैं कि रिपोर्ट किया है और लंदन में भी जो रिपोर्टर सहाफ़ी मौजूद हैं उन्होंने भी बताया है कि यहाँ से एक मुनसिफ़ जाता है, हाज़िर सर्विस मुनसिफ़ जाता है और लंदन में जाके एक मफ़रूर के साथ मोनिस इलाही के साथ मुलाकात करता है। क्या ये अमल अफसोसनाक नहीं? तो हमें दोनों चीज़ों को देखना होगा कि बातें कहाँ से चल रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं, सारा मामला क्या है। तो फिर ये सारी जो गेम कहानी है, पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी खुलकर जो है वो आश्कार हो जाती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ओन अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आज उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया और PTI के जो जनूबी पंजाब के उनके पास सदारत थी उससे भी उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। अब 9 मई के वाक़या के हवाले से हम आपको ये कहते रहे कि ये मुसम्मम इरादा किया जा चुका है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जो भी 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं, चाहे मनसूबा साज हैं, चाहे सहूलतकार हैं, चाहे करैक्टर हैं, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो आज ओन अब्बास बप्पी साहब जो हैं वो 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करके तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गए। तो वो ख़बरें जो हम दे रहे थे आपको आज से 2-3 माह पहले 9 मई के वाक़यात के बाद, वो आज भी दुरुस्त साबित हो रही हैं और शोहदा की जो बेहुरमती की गई, जो मिलिट्री अमला को नुकसान पहुँचाया गया, उन्हें किसी भी तरीके से स्पेयर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि अदालतों में कार्रवाई होनी चाहिए, तो अदालतों में कार्रवाइयाँ चल भी रही हैं, लेकिन अदालतों में कार्रवाइयों को लिंगर ऑन भी किया जा रहा है। अदालतों में कार्रवाइयों के ज़रिए कुछ ऐसे फ़ैसले भी दिए जा रहे हैं जो कि हक़ाइक़ के बरक्स हैं। लेकिन बहरहाल, एक और ख़बर नाज़रीन जो पिछले व्लॉग में आपके साथ हमने शेयर की, उसमें सदर मुमलिकत के हवाले से कुछ दोस्तों ने सवाल उठाया कि आप ये तुक्के लगा रहे हैं। तो मेरे एक ऐवान सदर के ज़राए का दावा था जो आपके साथ हमने शेयर किया। तो अभी भी मैं आपको ये बता दूंगा। आप देखें ना कि जो मुलाकात की ख़बर है कि आर्मी चीफ़ वहाँ पे गए हैं, वो मुलाकात के हवाले से मैं श्योर हूँ कि मेरे जो सोर्स हैं उसने बिल्कुल दुरुस्त खबर दी है। जो इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से इजलास हुआ है, मेरे ज़राए की ख़बर है, आज अखबारात में भी छप चुकी है, बिल्कुल श्योर खबर है। और इसके अलावा जो इस वक्त हालात बन चुके हैं सदर अलवी के लिए, ऐवान सदर में, सदर हाउस में, उसे मंसूर अली ख़ान साहब ने भी रिपोर्ट किया है। तो हालात तो इसी किस्म के हैं कि परवेज़ इलाही साहब, जैसे कि मंसूर अली ख़ान साहब ने कहा, हमारे बड़े भाई ने कहा कि बाइकआउट कर दिया गया है
उनके साथ आला जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने मुलाकात नहीं की, वुज़रा में से किसी ने मुलाकात नहीं की। अब बहुत सारे दोस्त सवाल ये पूछेंगे तो फिर आर्मी चीफ़ ने क्यों जाके मुलाकात की? आर्मी चीफ़ क्योंकि जो सदर होता है वो पाक फ़ौज का वो क्या एक कहते हैं कमांड सुप्रीम कमांडर होता है पाक फ़ौज का, मुसल्लह अफ़वाज का, तो इसलिए आर्मी चीफ़ उनके नीचे हैं, तो वो इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी और हवाले से मुलाकात करने के लिए गए हों, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, वो सदर के नीचे नहीं, वो सदर के अहकामात के पाबंद नहीं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के सदर मुमलिकत पाबंद हैं, वफाकी वुज़रा के एडवाइस के सदर मुमलिकत पाबंद हैं। तो जो हालात इस वक्त फ़ेस करना पड़ रहे हैं सदर साहब को, तो उससे बज़ाहिर यही इम्कानात, हसन अयूब साहब की भी यही खबर है, यही प्रेडिक्शन है, यही दावा है कि 8 सितंबर को जब सदर साहब की मियाद मुकम्मल होगी, उनके लिए फिर ऐवान सदर में ठहरना वो ख़ुद को अजनबी महसूस करेंगे, बल्कि अभी से वो उन्होंने अपने आप को अजनबी साहब महसूस करना शुरू कर दिया होगा। जब ब्यूरोक्रेसी जो उन्होंने आखिरी अपना एक कार्ड खिला के देखें, मैंने बिलों पे दस्तखत नहीं किए, मेरे साथ मेरे अमले ने धोखा किया, ऐसे किया, फलां किया, भला किया, उसके बाद जिस किस्म के हालात का सदर साहब को सामना है, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो भी हतमी डेवलपमेंट होगी उसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जहाँ सदर साहब की हमने बात की, तो सदर साहब ने आज कौमी इक़्तिसादी कौंसल की तश्कील की मंजूरी दे दी है। इस कौमी इक़्तिसादी कौंसल के जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं। 13 रुकनी ये कौमी इक़्तिसादी कौंसल है, जिसमें सूबाई वुज़रा आला भी शामिल होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एजाज़ चौधरी साहब जो हमने मिसाल दी कि 9 मई के वाक़यात के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। एजाज़ चौधरी साहब की मिसाल आप ले लें कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोर कमांडर के घर में जिनाह हाउस में जो तोड़ फोड़ जलाओ गिरा किया गया, एजाज़ चौधरी साहब को आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उनके दोबारा से एक तो चालान दाखिल करने के हवाले से मोहलत की इस्तदा की कि चालान तैयारी के मराहिल में है, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चालान दाखिल करने के लिए मोहलत दी जाए, और जो जुडिशल रिमांड था उनका एजाज़ चौधरी साहब का, उसमें एक्सटेंशन की दरख्वास्त की गई, तो जज साहब ने यह एक्सटेंशन 9 सितंबर तक जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। अब आ जाते हैं जो खातून एंकर के पकड़े जाने की खबर है, और मैं तो पहले थंबनेल पे लिखने लगा था कि खातून एंकर रंगे हाथे पकड़ी गई, तो फिर मैंने कहा कि ये एक इसका मैसेज कुछ गलत चला जाएगा, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा कि खातून एंकर पकड़ी गई। अब यह खातून एंकर इज़्ज़त के साथ, मैं उनकी कोई शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, बात एक असूल की, एक अखलाकियात की मैं करने जा रहा हूँ। और जब वो हमारे बड़े, हमारे सीनियर एंकर को हम सीनियर कहते हैं, अपना से सीनियर तस्वर करते हैं, तो जब आपसे गलती हुई तो आपको अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ऊपर से आके मिलना शुरू करें, गलती का एतराफ़ ना करें। तो फिर हम जैसे सहाफ़ियों को क्या मैसेज आएगा कि अगर हमारी की गई बात गलत साबित हुई है तो हम अपनी गलती का एतराफ़ करने के बजाय उल्टा मलबा किसी और पे डालें, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। अब मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। नाज़रीन, ये एक ट्वीट किया गया, सोशल मीडिया पे चल रहा था, पहले आपको मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ। फ़रिया इदरीस के नाम से एक्स ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ पोस्टेड एज ए न्यू DGI, और नीचे लिखा गया लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया, इनको चेयरमैन नादरा लगा दिया गया है। अच्छा, इसके बाद फ़रिया इदरीस साहबा ने एक और ट्वीट किया, उसमें वो ये लिखती हैं, अच्छा जब मैंने चेक किया ग़ालिबन ये जब ये ट्वीट चल रहा था, सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी हो चुकी थी। उनको इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर में गिरफ़्तार कर लिया था। ग़ालिबन उनके गिरफ़्तार हुए कोई 10-15 मिनट हुए थे, और इसी दौरान जब उनकी गिरफ़्तारी हुई, फ़रिया इदरीस साहबा का ये ट्वीट जो है 6 बज के नहीं, ये फ़रिया इदरीस साहबा का ये ट्वीट 2 तैनातों के हवाले से आया। अच्छा, तकरीबन कोई पौने 2 घंटों के बाद एक और ट्वीट किया फ़रिया इदरीस साहबा ने, जिसमें वो ये लिखती हैं, There are 2 separate tweets being circulated in my name related to some important posting, यानी मेरे नाम से 2 मुख्तलिफ ट्वीट्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं रिलेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग, तकरीरों के हवाले से। प्लीज़ लेट मी क्लैरिफाई, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ दैट दिस इज़ फेक न्यूज़ एंड शुड स्टैंड करेक्ट, और करेक्ट करना चाहती हूँ। एनी अनाउंसमेंट फॉर द ऑफिशियल पोस्टिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट विल बी वाया ऑफिशियल अकाउंट ऑफ DG ISPR, प्लीज़ इग्नोर द फेक अकाउंट। यानी वो फेक अकाउंट के कह रही थी कि वहाँ से ट्वीट्स की गई हैं, ये फेक ट्वीट्स हैं, इसके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं। लाताल्लुक़ का इजहार किया 2 तैनातों के हवाले से, एक नए DGI के हवाले से, दूसरी अपना नादरा के DG के हवाले से। तो नाज़रीन, बात ये है ये जो फ़रिया इदरीस साहबा ने बात की, उनके साथ माजरत के साथ, उनकी कोई शान में गुस्ताखी करने का भी मेरा इरादा नहीं, लेकिन बात यह है कि जब ये ट्वीट सर्कुलेट हो रहा था तो इस गुनाहगार ने ये जसारत की कि मैं जाके ट्विटर के ऊपर चेक करूं फ़रिया इदरीस साहबा का क्या वाकई उनका ट्वीट है, उनके अकाउंट से किया गया है।
तो मैंने वहाँ पे जो सर्च किया तो वहाँ पे वही ट्वीट जो है वो फ़रिया इदरीस साहबा का ये जो ट्विटर अकाउंट, अपना ट्विटर एक्स अकाउंट है जो कि ब्लू टिक भी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से किया गया था। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ दोस्त ये भी कह सकते हैं कि ये जो आप अकाउंट देख रहे हो ये हो सकता फेक हो, आप गलत अकाउंट के ऊपर गलत ट्वीट दे के उसे फ़रिया इदरीस साहबा के ट्वीट समझ रहे हो। तो बात यह कि अभी जो मैंने ट्वीट पढ़ा है, जिस ट्वीट में फ़रिया इदरीस साहबा ने वजाहत किया कि देयर आर 2 सेपरेट ट्वीट्स बीइंग सर्कुलेटेड इन माई नेम रिलेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स, वो भी इसी अकाउंट के ऊपर किया गया है। अगर वो फेक था तो फिर वे भी फेक है जो फ़रिया इदरीस साहबा ने किया है। लेकिन यहाँ पे चूंकि खातून एंकर ने वजाहत दी है और पहले वाली ट्वीट जो है इस टाइमलाइन से डिलीट कर दी गई है, तो इसका मतलब है कि वो भी किया गया था। और मुझे ज़रा ये बताते हैं कि दरअसल ये जो ट्वीट था 2 तैनातियों के हवाले से किसी और अहम शख्सियत ने किया था, उसको कॉपी करके जब फ़रिया इदरीस साहबा ने ट्वीट किया तो पहला जिसने ट्वीट किया था उसने डिलीट कर दिया। बाद अज़ां इनका के बारे में कहा गया कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मैं ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन बाद अज़ां इन्होंने भी ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन बात यह है कि जब आपने डिलीट किया था तो सिर्फ गलती का एतराफ़ कर लेते कि एक गलत फहमी हुई है, मुझसे गलती हुई है, मैं माज़रत चाहती हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे भी ये बात करने की ज़रूरत बाकी ना रहती। जब आपसे गलती हुई है तो गलती का एतराफ़ करने में इंसान बड़ा होता है, इंसान छोटा नहीं होता। माफ़ी चाहता हूँ अगर खातून एंकर को मेरी कोई ऐसी बात, अगर ये मतलब वीडियो लॉग उन तक पहुँचा, उनसे माज़रत चाहता हूँ कि मैंने ये जसारत की। लेकिन ज़री सी बात है कि जो हमने सीखा है कि गलती की है, गलती का एतराफ़ करना बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उससे कोई छोटा नहीं होता बल्कि आपका बड़ापन ज़ाहिर होता है। अब आ जाते हैं अगले 12 घंटों में क्या बड़ा होने वाला है। एक तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑफिशियल सीक्रेट अदालत है खुसूसी, मतलब जो बनाई गई है, जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब उसको हेड कर रहे हैं। कल ये जो अदालत है, ये जो जज साहब हैं, 2 अहम केसेस की बल्कि 3 अहम केसेस की समाअत करने जा रहे हैं। लेकिन ख़बरें 2 बनेंगी। एक ईमान मिज़ारी साहबा की जो ज़मानत की दरख्वास्त है जो कि पीर को उस पर समाअत होना थी, आज ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा के जो वकला थे उन्होंने दरख्वास्त दी कि कुछ मेडिकल के इश्यूज़ हैं खातून मुलज़मा के, तो उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है आप हफ़्ते के रोज़ इस पर समाअत कर लें। तो जज साहब ने कल के लिए नोटिस जारी कर दिया, यानी हफ़्ते के दिन का नोटिस जारी कर दिया। इसी तरीके से जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत का मामला है, वैसे तो वो 14 दिन के लिए 13 सितंबर तक जो है जुडिशल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब के, उस पर जो है वो 2 सितंबर का नोटिस किया गया था। तो आज 1 सितंबर है, कल 2 सितंबर होगी। तो ये जो जज साहब हैं अबुल हसनात साहब कल ईमान ज़ैनब मज़ारी की ATC कोर्ट में इनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेंगे, और जो खान साहब की, इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त ज़मानत है, उस पर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत में इन 2 शख्सियात की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। अच्छा, इन दोनों केसेस में जो भी फ़ैसला होगा, चाहे ज़मानतें दी जाएँ, ईमान ज़ैनब मज़ारी को ज़मानत मिले, इमरान खान को मिले, शाह महमूद कुरैशी को मिले, ये भी बड़ी खबर होगी। और अगर ज़मानतों की दरख्वास्तें कैंसिल होती हैं तब भी बड़ी खबर होगी। तो अगले 12 घंटों में इन 2 अदालती केसेस के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, बड़ी खबरें जनरेट हो सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर अदालती कार्रवाई की हमने बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया है जो नैब तरमीम से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत चल रही है। 29 अगस्त की समाअत का 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। एक हुक्मनामा 2 जज साहबान का है जो कि बंदियाल साहब ने और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने तहरीर किया है, और एक इख्तलाफी नोट है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है। जो 2 जज साहबान का अक्सरियती नोट है, मेजॉरिटी फ़ैसला है, हुक्मनामा है, उसमें कहा गया कि जो दोनों वकला थे इमरान खान साहब के और जो दूसरे थे अपने वफाकी हुकूमत के वकील, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से अपने दलाइल दिए, और फिर अदालत ने आगे चल के बात की, बताया कि ये कानून जो है वो हमने मुस्तरद कर दिया था, और आज तक, यानी अदालत ये कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मुअत्तल किया गया था, आज तक वफाकी हुकूमत ने उस हुक्म इम्तना को वापस लेने की इस्तदा नहीं की। और ये भी कहा गया कि ये जो मतलब जो इस तहरीरी हुक्मनामे में कि ये जो नैब की समाअत है इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर, ये कानून बनने से पहले से जारी सारी थी, और इस कानून के ऊपर क्या इसका इतलाक़ होता है, नहीं होता। और फिर साथ में ये भी कहा गया क्योंकि ये केस कंक्लूड होने के करीब है, मुकम्मल होने के करीब है, तो इस मौके के ऊपर अगर हम इसको समाअत को कंक्लूड कर लेते हैं, बेंच की कंपोजिशन को चेंज नहीं करते, तो ये अवाम के बुनियादी हकूक़ के बराबर, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने वाली बात होगी। तो मंसूर अली शाह साहब ने जो इसका जवाब दिया इख्तलाफी नोट में, क्योंकि मुकदमे की समाअत को अगले
30 अगस्त तक मुलतवी किया गया था। मंसूर अली शाह साहब अपने इख्तलाफी नोट में लिखते हैं कि मैंने ओपन कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की रोशनी में ये इस्तदा की थी, तजवीज़ पेश की थी कि इस केस को नैब की तरमीम को फुल कोर्ट सुने या फिर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका पहले फैसला कर लिया जाए और इस केस को पेंडिंग कर दिया जाए। मंसूर अली शाह साहब ये लिखते हैं कि मेरी इस तजवीज़ के साथ दोनों जज साहबान ने, चीफ जस्टिस मदियाल साहब ने और जस्टिस याजुल एहसन साहब ने इख्तलाफ नहीं किया, तो मैं उनकी राय के बाद राय से इख्तलाफ करते हुए अपना अलग से नोट जो है वो तहरीर कर रहा हूँ। इसमें मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं, वैसे 4 सफ़ात का 2 जज साहबान का फैसला है और 4 सफ़ात का ही मंसूर अली शाह साहब का अलग से इख्तलाफी नोट है। मंसूर अली शाह साहब ये लिखते हैं कि जो कानून बना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से, उसमें बेंचेस की तश्कील के हवाले से 3 रुकनी कमेटी की तश्कील दी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस और दीगर जो नीचे वाले सीनियर सीनियरिटी के बाद से 2 सीनियर जज साहबान हैं वो शामिल होंगे। और उस कानून में भी कहा गया है कि आइनी मामलात से मुतल्लिक जो केसेस होंगे जिसमें आइन की तशरीह होना दरकार होगा, उसके लिए उस कानून में कहा गया है कि 5 रुकनी बेंच, एटलीस्ट 5 रुकनी बेंच जो है उन केसेस की जो है वो समाअत करेगा। अब 5 रुकनी बेंच का मतलब क्या है नाज़रीन, आपको बता दें कि अगर वो कानून आज चल रहा होता तो 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस बंदियाल साहब होते, 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस काजी फैसल साहब होते जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, और 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस तारिक मसूद साहब होते। तो 2-1 की मेजोरिटी से फिर फैसले जो है वो काजी फैसल साहब ने और सरदार तारिक मसूद साहब ने करने थे। एक तो ये वजह है इस कानून को मनसूख करने का, क्योंकि चीफ साहब ये कहते हैं कि मुझे रबर स्टैंप बना दिया गया इस कानून के ज़रिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के ज़रिए जो वफाकी वज़ीर आज़म को रबर स्टैंप बना दिया गया, काबीना के फैसलों का मोहताज कर दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ज़रिए रबर स्टैंप बनाया और कहा कि फ़ैसले हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन की हतमी तौर पे इंतखाबात की हतमी तारीख के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई कमेंट नहीं करती क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। इसके अलावा इसमें अब आप देखें कि 5 रुकनी बेंच अगर तश्कील दिया जाता, जैसे कि वो कानून बना था, उस बेंच में कौन होते? उसमें चीफ जस्टिस बंदियाल साहब होते, उसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब होते, उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद होते, उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन होते, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह होते। तो यहाँ पर भी 3 जो जजेज़ हैं, 3-2 का जो रेशियो है कि एक धड़ा बंदियाल साहब का है, दूसरा धड़ा जो ऑटोमेटिकली हादसाती तौर पर बना है उसमें 3 जज साहबान होते, काजी फैसल साहब होते, सरदार तारिक होते और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होते। तो मंसूर अली शाह साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा है कि मेरी नज़र में, बादियुल नज़र में, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसका मौजूदा नैब तरमीम केस पर भी इतलाक होता है। लेकिन बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत थी और अदालत इसको कंक्लूड करना चाह रही थी, लेकिन अटारनी जनरल ने दरख्वास्त की कि आप हमें आधा घंटा दें, हमने दलाइल देने हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब पेश हुए तो बेंच ने, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने, इजाजुल एहसन साहब ने, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है, फैसला तो उनका ही चलना था, मंसूर अली शाह साहब तो गिनती पूरी करने के लिए उसमें शामिल हुए, तो अदालत ने इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया। अब मंगल को अटॉर्नी जनरल इस केस में दलाइल देंगे आधे घंटे के, और ख्वाजा आरिफ साहब को तहरीरी दलाइल जो है वो देने का कहा गया है। तो फैसला तो मंगल को रिजर्व हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि यह फैसला 15 सितंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। जाने से पहले आप दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट भी करेंगे, वीडियो को लाइक करने की दरख्वास्त भी करेंगे, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस करें, और आल जो वीडियो का ऑप्शन है उसको भी सिलेक्ट करें। और कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया को से जीते और भरपूर तरीके से जीते। यानी ये नहीं को मैच फसफसा वाला तो सबको पसंद आता है, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मार्जिन से जीते कि लोग ये कहें कि भारत की टीम पाकिस्तान की जोड़ भी नहीं बनी, या पाकिस्तान की टीम ने इंडिया की टीम को जोड़ भी नहीं बनाया, अपने करीब भी नहीं निकलने दिया, करीब भी भटकने नहीं दिया या फटकने नहीं दिया। तो देखते हैं इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीतेगा, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बाकी तो हार जीत अल्लाह के हाथ में है। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।